नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री और आप देख रहे हैं हमारा खास शो राग बिहारी। आज हम बात करेंगे बिहार विधानसभा में जिस तरह से गोपालगंज का मामला सामने आया। बीजेपी विधायक जो है मिथिलेश तिवारी, उन्होंने कहा कि 1990 से लेकर 2015 तक गोपालगंज में कई पाकिस्तानी यहाँ पे पर्यटन के मसले पर या कैसे भी आए थे। तो उन्होंने एक सवाल उठाया कि गोपालगंज में थावे मंदिर के अलावा कुछ ऐसा पर्यटन स्थल है नहीं, कोई धार्मिक स्थल नहीं है, उसके बावजूद इतने पाकिस्तानी 168 के आसपास उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तानी गोपालगंज में ही रह गए हैं। इसका ये पूरी चर्चा क्यों हो रही है, उसके अलावा हम बात करने वाले हैं पप्पू यादव के ज़मानत को लेकर। जिस तरह से कल उनकी ज़मानत को रद्द कर दिया गया था क्योंकि कोर्ट परिसर में कई तरह के मामले सामने आ रहे थे, कई तरह की धमकियां मिल रही थी। इसके बाद विपक्ष पक्ष दोनों सवाल उठा रहे हैं। विपक्ष की ओर से ये खासा सवाल उठ रहा था कि पप्पू यादव जिस तरह से ज़्यादा मुखर तरीके से नेट मामले में बोल रहे थे, पटना गर्ल्स हॉस्टल के मामले में बोल रहे थे, उसके बाद पप्पू यादव को 31 साल पुराने जो केस में फंसाया गया है। उसके अलावा हम जिक्र तेज प्रताप यादव के बारे में भी करने वाले हैं क्योंकि तेज प्रताप जिस तरह से पैदल यात्रा निकालने की बात कहे हैं, 38 जिलों में वो पैदल यात्रा निकालने वाले हैं। उसके अलावा अभी 8 तारीख को ही उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जिसके बाद जब पत्रकारों ने सवाल किया, अनुष्का यादव मां बनी है, उसको लेकर सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि मेरा बच्चा नहीं है। उसके बाद उन्होंने 5 जयचंदों का भी जिक्र किया था। तो क्या पूरा मामला है, आरजेडी पे इतने हमलावर क्यों है तेज प्रताप, इन सब विषयों पर हमसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक रामबंधु वत्स जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं क्योंकि बिहार विधानसभा में जिस तरह से गोपालगंज से जुड़ा एक मामला उठा, बीजेपी विधायक मिथिलेश तिवारी ने बताया कि 1990 से 2015 के बीच जो धार्मिक यात्रा के नाम पर 173 विदेशी नागरिक जो है वो गोपालगंज आए, जिनमें से 168 पाकिस्तान से थे, कुछ लोग उज्बेकिस्तान से भी उन्होंने बताया और ये भी कहा कि रूस से भी आए थे। विधायक ने सरकार से ये भी पूछा कि थावे भवानी जो मंदिर है वहां, उसके अलावा तो जिला में कोई ऐसा धार्मिक या पर्यटन स्थल तो है नहीं, फिर इतने पाकिस्तानी नागरिक यहाँ क्यों आए और उनका असली मकसद क्या था। तो क्या इस पर सरकार क्या जांच कराएगी और ये पूरा मामला क्या है, ये लोग कहाँ गए, क्या किया? जी, बीजेपी विधायक मिथिलेश तिवारी ने विधानसभा में एक चौंकाने वाला आंकड़ा दिया और उन्होंने कहा कि 1990 से लेकर 2025 तक जो 173 लोग आए, 15 उनमें से 2015 तक। 168, हाँ, जी 2015 तक जो जी। आए, उन लोगों का अभी तक कोई अता पता नहीं है और जिलाधिकारी के पास ऐसी कोई आंकड़ा भी नहीं है कि वो लोग यहाँ से लौटे या नहीं लौटे। इसमें से 168 लोग तो केवल पाकिस्तान से आए थे। शेष और जो शेष भी विदेशी नागरिक हैं, तो पाकिस्तान के नागरिकों का आना तो एक संवेदनशील मसला है क्योंकि उनके लौटने का कोई आंकड़ा नहीं है और शेष लोग के भी लौटने का आंकड़ा नहीं है। अभी जब 2025 में बिहार में एसआईआर हुआ था तो भागलपुर में एक मसला आया था जहां पे दो मुस्लिम महिला दो बुजुर्ग मुस्लिम महिला के बारे में पता चला, इमराना खानम और फिरदौसिया खानम के बारे में पता चला कि ये दोनों पाकिस्तान मूल की महिला हैं और यहाँ आके बस गई हैं और विधिवत शादी ब्याह करके और अपने परिवार के साथ यहाँ पे रहती हैं और ये लोग 1956 में यहाँ घूमने आए थे और तब से यहीं रह गए हैं। हालांकि एसआईआर में इन लोगों का नाम काटा गया है, लेकिन फिर भी इस तरीके के उदाहरण मिलने के बाद मिथिलेश तिवारी की जो चिंता है वो बिल्कुल जायज है, क्योंकि अगर कोई पर्यटक, खासकर विदेशी पर्यटक आते हैं, उनके जाने का भी आंकड़ा जिलाधिकारी के पास और राज्य प्रशासन के पास भी होना चाहिए। हालांकि गृह मंत्री ने मिथिलेश तिवारी के इस सवाल पे जवाब देते हुए कहा है कि इसकी जांच की जाएगी और ये जिलाधिकारी ये पता लगाएंगे कि वो लोग आए तो कहाँ गए, कहाँ कैसे कैसे घूमे, यानी उनका रूट चार्ट क्या था और उसके बाद वो लौटे या नहीं लौटे, इसकी जांच की जाएगी। लेकिन गौर करने वाली बात है कि जब एसआईआर हुआ था, उस एसआईआर में बिहार में घुसपैठियां कितने हैं और उनमें से कितने घुसपैठियों को पकड़ा गया, भागलपुर के 2 उदाहरण को छोड़ करके और कोई उदाहरण सामने नहीं आया था। तो ये भी एक मसला है कि ये लोग अगर गोपालगंज में ही हैं या गोपालगंज के बाद बिहार के अगर अलग अलग हिस्सों में भी चले गए, संभावना ये भी हो सकती है गोपालगंज घूमने आए उसके बाद में चले भी गए, तो फिर एसआईआर में इनको पकड़ा क्यों नहीं गया, ये भी एक मसला है। तो और फिर अगर ये यहाँ पे नहीं है तो इनके जाने का रिकॉर्ड क्यों नहीं है। तो इस तरह का जो एक मसला है,
ये बहुत ही गंभीर मसला है और कहीं न कहीं आप अगर देखेंगे, तो ये एक प्रशासनिक लापरवाही का मसला है। हालाँकि हम्म 1990 से लेके 2015 तक के बीच में बिहार में हम्म कई राजनीतिक उथल-पुथल हुआ। उन ज़मानों के जो सत्ताधारी पार्टियाँ थी या गठबंधन था, उसके बाद 2005 में एनडीए की सरकार आई, तो ये एक राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव हुआ। लेकिन जो घूमने आए, वो नहीं लौट पाए और हम्म 1990 में आए, 90 के बाद 2005 तक का जो दौर था, उस समय तो एसआईआर जैसी मतलब समझिए कि घुसपैठियों को चिह्नित करना, वो हम्म कौन थे? क्या आने वाले सारे लोग केवल हिंदू थे? कितने लोग उसमें मुस्लिम थे? क्योंकि अगर आप हम्म थावे मंदिर की बात करते हैं, तो हम्म मंदिर तो हिंदू तीर्थयात्रियों के लिए है। तो ये मसला बिल्कुल जटिल है और इस पे सरकार की जाँच करनी चाहिए। अब अगर ये लोग आके बस गए होंगे, तो अच्छा इनमें से कई ऐसे लोग हैं, सवाल हम्म कई है, क्या इनमें हम्म से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना आधार कार्ड बनवा लिया होगा? क्योंकि गलत तरीके से आधार कार्ड बनवाने का जो मामला है, वो बिहार सहित देश के कई राज्यों में आता-जाता रहता है। एसआईआर के मुद्दे पे जो सरकार है, केंद्र सरकार जवाब देते हुए कही भी थी कि आधार कार्ड गलत तरीके से बनाया गया है, इसीलिए एसआईआर में आधार कार्ड को पहचान के रूप में नहीं शामिल किया गया था। तो क्या कितने लोग आधार कार्ड बनवा लिए हैं? कितने लोग यहाँ वोटर आईडी कार्ड बनवा लिए हैं? और हम्म क्या ऐसे आए हुए लोग हैं, वो लोग अगर यहाँ बस गए होंगे, हम्म तो ये भी एक चिंता की बात है। तो निश्चित तौर पे ये चिंता की बात है और क्योंकि मसला काफ़ी पुराना है, तो हम्म इसलिए प्रशासन को काफ़ी मशक्कत के बाद इन लोगों को चिन्हित करना पड़ेगा। 2090 का रिकॉर्ड देखना पड़ेगा। हम्म 2090 से 15 तक कितने लोग आए, कितने लोग गए, ये एक काफ़ी मशक्कत का काम है और एक चिंताजनक बात भी है क्योंकि इसमें पाकिस्तानी लोग भी आए थे। जी। जी सर, पप्पू यादव को बेल मिल गई है बेऊर जेल, से कोर्ट पहुंचे थे। उसके बाद हालांकि उनके जो वकील थे सोमवार को ही बेल फाइल करने वाले थे, लेकिन कोर्ट को बम से उड़ाने की जो धमकी मिलने के कारण कोर्ट का काम जो है वो ठप हो गया और सुनवाई टल गई। अब आज जो है एमपी एमएलए कोर्ट में मामले पर सुनवाई हुई और उसके बाद उन्हें बेल मिल गया। कहा जा रहा था, कई आरजेडी और जो कांग्रेस के कई नेता हैं वो कह रहे थे कि जो निट मामले पर इतने मुखर तरीके से बोल रहे थे, तो निट मामले पर भी हम बात करेंगे क्योंकि जिस तरह से अभी हमारे पास जो खबर आई कि एसआईटी टीम ने 10 नए डीएनए सैंपल कलेक्ट किए हैं, तो इन सब मसलों पर आप बताइए कि पप्पू यादव की जमानत और उसके अलावा निट का पर अभी क्या अपडेट है उस मसले पर। देखिए, पप्पू यादव को बेल भले ही मिल गई है, हम्म लेकिन पुलिस ने जिस तरीके से गिरफ्तार किया, हम्म वो यही प्रमाणित कर रहा है कि इनको मुकदमों के कारण नहीं, हम्म बल्कि नीट छात्रा के गुनहगार तक पुलिस अभी तक पहुंच नहीं पाई है। लेकिन उसके लिए जो आवाज उठा रहा है, उस हम्म तक पुलिस पहुंच जा रही है। हम्म आप देखिए कितना हास्यास्पद मसला है कि जिस मसले को लेकर के उनको गिरफ्तारी की गई थी, हम्म उसमें अक्टूबर में ही इन पे वारंट जारी था। अक्टूबर से लेकर के और फरवरी के बीच में हम्म क्या ये कहीं भाग गए थे, ये भगोड़ा हो गए थे कि उनको गिरफ्तारी कुर्की जब्ती का जो वारंट आया, कुर्की जब्ती तब होता है जब जिस पे वारंट निकला हो, भगोड़ा हो, वो हम्म लोगों के सामने नहीं हो, पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही हो, बार-बार प्रयास के बावजूद भी पुलिस अगर असफल होती है, तो कुर्की हम्म जब्ती निकाला जाता है। कहाँ चले गए थे पप्पू यादव? हम्म इस दौरान में वो कितनी बार सदन में गए, बिहार में चुनाव था, चुनाव के प्रचार में वो सक्रिय रहे और जिस गर्दनीबाग थाने में मुकदमा था, उस हम्म गर्दनीबाग के इलाकों में ये प्रदर्शन पे भी बैठे थे। मतलब थाने के कुछ ही 2 किलोमीटर की दूरी पे प्रदर्शन हो रहा था, उसमें भी पप्पू यादव थे। पप्पू यादव कई दफ़ा पटना आए, पूर्णिया रहे, चुनाव में प्रचार किए, सदन में भी सदन की कार्रवाई में भाग लिए। ये भगोड़ा तो नहीं थे, फिर भी कुर्की जब्ती की गई और उनको गिरफ्तार किया गया। तो ये हम्म शंका बिल्कुल लाज़मी करना है कि ये जिस तरीके से नीट छात्रा को लेकर के आवाज़ उठा रहे थे और हम्म जिस रात इनको गिरफ्तारी की गई, उसके अगले दिन इनको निर्भया के माता-पिता को लेकर के दिल्ली जाना था और दिल्ली के प्रदर्शन में बैठना था। हम्म हालाँकि वो माता-पिता दिल्ली चले गए, हम्म वहाँ भी जंतर-मंतर पे प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन उसमें पप्पू यादव को जाना था, उसकी अगुवाई वो जो प्रदर्शन की अगुवाई करनी थी, वहाँ प्रियंका गांधी को भी आना था। तो इस तरीके से इनकी गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तारी का जो कारण है, कुर्की जब्ती का आदेश होना, ये हम्म समझ से परे है। जब वो नज़र के सामने है, तो पुलिस इनको गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई? हम्म और हम्म गिरफ्तार भी ऐसे मौके पे की है, तो भले ही क्योंकि ये केस निश्चित तौर पे कमज़ोर है, वो एक सांसद हैं, वो आम नागरिक तो हैं नहीं, वो भाग तो सकते हैं नहीं, तो
और ये मसला, जो मसला 31 साल पुराना मसला है, इस मसले में अगर आप कानूनी दाव पेच को देखें तो ऐसे भी आसानी से बेल मिल जाता है। ये कोई बहुत संगीन अपराध नहीं है, इसलिए इनको बेल मिल गई है। लेकिन पुलिस एक तरीके से अपने आप पे दाग लगा चुकी है कि वो गुनाहगार तक तो नहीं पहुंच पाई, लेकिन वो आवाज उठाने वाले तक पहुंच रही है। ऐसे कई लोगों को धमकाया गया है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए नीट छात्रा के लिए आवाज उठा रहे हैं और पुलिस के खिलाफ बोल रहे हैं, उनको भी धमकाया गया है। अब उसके पीछे का तार कितना राजनीति से जुड़ा है, पुलिस प्रशासन से जुड़ा है, ये तो सच्चाई वक्त आने पे पता चलेगा। लेकिन एक तरीके से दिख रहा है कि वो अगर मुखर होके बोल रहा हो, पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। अब ये आपका एक जो सवाल था कि 10 और लोगों को डीएनए सैंपल लेने का हाई कोर्ट की ओर से उनको आदेश मिला है। देखिए, जो पुलिस है वो जांच को कॉम्प्लिकेटेड बना रही है। अशोक चौधरी ने कहा है, अशोक चौधरी का एक बाइट आया है कि ये जो वो सरकार का बचाव करते हुए कह रहे हैं कि देखिए ये जो जांच है वो कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, इसीलिए इसमें देर हो रही है। तो सीबीआई के भी आदेश करवा दिया है। वो सीबीआई की मांग कर रहे थे और हम लोगों ने सीबीआई जांच के लिए भी रिक्वेस्ट कर दिया है। लेकिन अशोक चौधरी को ये और स्पष्ट करना चाहिए कि केस को कॉम्प्लिकेटेड किसने किया। गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है, इसके कारण ये केस जटिल होता जा रहा है। और ये जो 10 लोगों का जो डीएनए टेस्ट है, मुझे तो लगता है कि एसआईटी ही इस केस को जटिल बना रही है। वो चाहती है कि ये मसला और तब तक लंबा चला जाए जब तक सीबीआई केस को अपने हाथों में न ले ले, ताकि इनको गुनाहगारों तक नहीं पहुंचना है। ये इस केस के साथ, नीट छात्रा मसले के साथ एक दुर्भाग्यजनक पहलू ये भी जुड़ गई है कि बिहार के मीडिया का एक तबका सरकार की ओर से बैटिंग कर रहा है और ये प्रमाणित करने की कोशिश कर रहा है कि जो गुनाहगार है वो निर्भया के ही परिजन हैं, और जो यहाँ के डीजीपी हैं, जो डीजीपी हैं या सरकार में बैठे कई ऐसे नेता हैं जो परिजन के स्वजातीय हैं, इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि जो असली गुनाहगार, जो परिजन के अपने रिश्तेदार हैं, उनकी गिरफ्तारी हो ताकि सामाजिक रूप से बदनामी हो। ये एक गलत तरीके का नैरेटिव बना करके लोगों में इसलिए फैलाया जा रहा है ताकि जन आक्रोश को शांत किया जाए और असली गुनाहगार को बचाया जाए। देखिए, अगर निर्भया के गुनाहगार उसके परिजन हों, उसके रिश्तेदार हों, ऐसे मसलों में भी अगर आप पुलिस की थ्योरी के अनुसार भी सोचें तो पुलिस का क्या काम है? यहाँ तो उल्टा होना चाहिए था। माता-पिता को चाहिए कि वो समाज में बदनामी होगी, गुनाहगार को छुपा दें, और पुलिस को चाहिए था कि परिजन की काउंसलिंग करें और गुनाहगार को सामने लाएं। यहाँ तो पुलिस अलग तरीके से काम कर रही है। जो यहाँ के जो डीजीपी हैं वो परिजन के रिश्तेदार नातेदार तो है नहीं। तो इस तरीके की जो जातिगत और सामाजिक ताने-बाने का हवाला देकर के मीडिया के एक तबके के द्वारा ये बात कही भी जा रही है, और उसी भाव की बात अशोक चौधरी भी कर रहे हैं कि ये केस कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। वो कॉम्प्लिकेशन की परिभाषा तो बताएं, क्यों हो गई है, किसने किया है? अगर उनके गुनाहगार हैं, अगर उनके रिश्तेदार हैं, उनके भाई हैं, पिता हैं, कोई भी हो, पुलिस क्यों नहीं गिरफ्तार कर रही है? तो इसलिए नहीं गिरफ्तार कर रही है कि कोई सबूत नहीं मिल पा रहा है और असली गुनाहगार को छुपाना है। वो लोग कोई रसूख वाले नहीं हैं। जो परिजन है वो बिल्कुल आम परिवार है, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं। तो ऐसे लोगों की गिरफ्तारी में क्या पुलिस हिचकिचाएगी? तो ये कहीं न कहीं से बार-बार ये डीएनए टेस्ट करवा करके और जांच प्रक्रिया को और जटिलता में झोंक करके ये पुलिस इस केस को टालना चाहती है, और तब तक टालना चाहती है जब तक सीबीआई ना ले ले। क्योंकि सीबीआई लेने के बाद हम सबों के पास, आप भी जानती हैं, ऐसा केस है जिसका अभी तक कुछ नहीं हो पाया। तो असली गुनाहगार छुप जाए, इसीलिए सीबीआई और सीबीआई के पास चला जाए। इसीलिए जो पुलिस है, मुझे लगता है कि एसआईटी इसीलिए इस केस का टाल-मटोल कर रही है और डीएनए टेस्ट का एक बहाना कर रही है। जी सर, अगला टॉपिक हमारा तेज प्रताप यादव पर है, क्योंकि वो लगातार जो है नए राजनीतिक प्रयोग कर रहे हैं। उसी तरह से उन्होंने अभी डिक्लेयर किया है कि बिहार के अब सभी 38 ज़िलों में वो पैदल यात्रा निकालेंगे। इसकी शुरुआत उन्होंने कहा कि उनके जन्मदिन से शुरुआत कर सकते हैं, 16 अप्रैल से। इसी दिन पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और खुला अधिवेशन होगा, जिसमें आगे की रणनीति भी तय होगी। और पार्टी ने एमएलसी चुनाव में भी सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने का भी ऐलान किया है।
अब सवाल ऐसे में ये उठता है सर कि क्या तेज प्रताप यादव की ये पैदल यात्रा बिहार की राजनीति में कुछ नया असर दिखाएगी? और जिस तरह से लगातार तेज प्रताप यादव आरजेडी के नेताओं पर हमलावर नजर आ रहे हैं, कल भी उन्होंने महुआ से जो आरजेडी के उम्मीदवार थे मुकेश रोशन, उन पर उन्होंने तंज कसा। उसके अलावा उन्होंने जिक्र किया कि जो 5 जयचंद जिनके बारे में वो बात कर रहे थे वो कौन कौन से हैं और लगातार वो हमलावर हैं। तेज प्रताप यादव अपनी जिस राजनीतिक अभियान के बारे में उन लोगों को बताए हैं, उनकी जो सियासी जमीन है भले ही आरजेडी की तुलना में या तेजस्वी यादव की तुलना में काफी कम हो, लेकिन आरजेडी के लिए या तेजस्वी यादव के लिए चिंता का विषय ये है कि कहीं उनका पावर बैंक कहीं दूसरी पार्टी तो नहीं है, वो कहीं किसी दूसरे पावर पॉलिटिकल फोर्स के जरिए वो इस तरीके से एक्टिव तो नहीं हो रहे हैं। तो ये एक चिंता का विषय जरूर है। हाँ, वो अपनी पार्टी का एक खुला अधिवेशन करेंगे, सभी जिलों में जाएंगे, अपने संगठन को बनाएंगे, प्रकोष्ठ का द्वारा वो निर्माण करेंगे, जिला स्तर प्रखंड स्तर तक वो प्रकोष्ठ बनाएंगे। एक तरीके से कहिए कि अब वो पार्टी को और मजबूत करेंगे। और जिस जब वो इस घोषणा की उसी वक्त उनको लेकर के एक अन्य तरीके का विवाद खड़ा हो गया। मीडिया में एक विवाद आया, खासकर आप देखेंगे कि जीतन राम मांझी ने एक ट्वीट करके उनको बधाई दी है कि वो पिता बनने की बधाई दी है। इसके बाद वो एक विवादों में घिर गए हैं। तो इन दोनों की टाइमिंग को देखिए, उनका विवाद में घिरना और साथ ही साथ अपनी पार्टी की मजबूती के लिए फिर से राजनीतिक पहल की जो घोषणा करना, ये दोनों की टाइमिंग एक ही है। और उसके बाद तेज प्रताप यादव काफी बौखला गए। बौखलाने के बाद वो एक तो अब तक जैसे पूरे विधानसभा चुनाव में वो हमेशा जयचंद जयचंद, आरजेडी में जयचंद है जो उनको पार्टी और परिवार से निकाला है, इस तरह की बातें करते थे। लेकिन पांचों के पांचों जयचंदों का नाम आज तक कभी नहीं बताया। तो पहली बार वो बौखला करके पांचों जयचंदों का नाम भी बताया। और साथ ही साथ उनपे जो पिता बनने का जो आरोप लग रहा है या जो बात मीडिया में फैल रही है उसको लेकर के भी काफी वो बौखला गए हैं। और देखिए वो एक तो पांचों जयचंद का नाम बताया, जिसमें से जो संजय यादव है, रमीज है, मुकेश रोशन है, शक्ति सिंह और सुनील सिंह है, जो पांचों के पांचों तेजस्वी यादव के काफी करीब माने जाते हैं। और इन्हीं पे आरोप है कि वो परिवार से और पार्टी से दोनों से उनको निकाला गया है। और साथ ही साथ उन्होंने उसका यादव है इसका भी खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि उनसे मेरा कोई संबंध नहीं है और उल्टे उन्होंने आरोप लगाया आकाश गुज्जर उर्फ आकाश भाटी करके एक युवक की चर्चा भी उन्होंने की। और उन्होंने बताया कि गोला रोड में रहता है और ये उस जो पुत्र हुआ है उसके पिता का नाम वही है, वही बताया कि आकाश भाटी उनके पास क्यों जाता था। यानी कि आप देखिए कि मई महीने में 2025 के मई महीने में इनका एक अलग रिलेशन होना, एक लड़की से रिलेशन होने के आरोप में इनको परिवार और पार्टी से निकाला गया था। आज वो जो वक्त है जब वो लड़की माँ बन गई तो वो उसी रिलेशन को लेकर के फिर सफाई दे रहे हैं कि हमारा उनसे कोई संबंध नहीं है। और एक साथ ही साथ एक रिपोर्ट भी वायरल हो रहा है। उसमें डॉक्टर ऋतु राज का एक रिपोर्ट वायरल हो रहा है जिसमें टेस्ट किया गया है। एक तरीके से वो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है। वो बर्लिका मदरहुड वो हॉस्पिटल है और डॉक्टर हैं ऋतु राज। और ये जो रिपोर्ट है वो 7/10/2025 का ये अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। अब इसकी सच्चाई चाहे कैसी हो ये तो आने वाले वक्त में, लेकिन 7/10/2025 की इस रिपोर्ट में जो पिता का नाम है उसमें तेज प्रताप लिखा हुआ है। उसमें तेज प्रताप लेकिन तेज प्रताप लिखा हुआ है। और अगर आप इस हॉस्पिटल के साइट पे जाएंगे तो वहां पे उस डॉक्टर का, तेज प्रताप यादव का और उस महिला का, इन तीनों का फोटो भी है। तो कहीं ना कहीं से एक शंका करने के लिए एक पर्याप्त सभी है। और इसी वक्त अब देखिए उनका एक केस भी ऐश्वर्या यादव से तलाक का एक केस भी चल चुका है। और ऐश्वर्या यादव 32 करोड़ रुपए के गुजारा भत्ता का क्लेम भी किए हैं। और उसी के बीच में इस तरह का खबर आना एक केस को भी प्रभावित करने वाला है, उनके करियर को भी प्रभावित करने वाला है। जी। और ऐश्वर्या यादव जो है वो 32 करोड़ का गुजारा भत्ता का उन्होंने क्लेम किया है। इसमें समस्या ये है कि ये तो कोर्ट की निगरानी में अगर दी भी जाएगी तो कोर्ट की निगरानी में दी जाएगी, तो ये तो व्हाइट मनी चाहिए। वो जो लालू यादव का परिवार है वो कैसे प्रमाणित कर पाएगा कि जो 32 करोड़ रुपया उनके पास है जो व्हाइट मनी के रूप में है। तो
तो ये एक चुनौती है तेज प्रताप यादव के लिए, राजनीति में भी, परिवार में भी एक चुनौती आ रही है। और उससे भी बड़ी बात है कि ये जो रिपोर्ट वायरल हो रहा है, वो कौन कर रहा है? जी ये जो पिता बनने की जो खबर है, ये कौन कर बिल्कुल। रहा है? तो ये कहीं न सभी कहीं कोई ये सभी सवाल हैं अभी। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी और इन तीनों विषयों पे आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।